नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अपना वीडियो उन्हीं पहले अध्याय से रिलेटिव है और पहले अध्याय से रिलेटिव अपन 2-3 वीडियो देख चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अपना था वैभवशाली भारत की जो उपलब्धियां हैं इनको अपने 5 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 भागों में विभाजित करके 3 भाग अपने पढ़ लिया था। पहला भाग अपने पढ़ा था भारतीय संस्कृति का विश्व संचार, और उसके बाद में दूसरा पढ़ा था प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, और फिर तीसरा पढ़ा था भारत में प्राग ऐतिहासिक और पाषाण संस्कृति। अब इन तीनों काल में भारत का या फिर भारत की जो संस्कृति की उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था और प्रश्न जो आने लायक थे उन पर चर्चा की थी। आज का अपना टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से महाजनपद काल। इसके बीच में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही है या फिर अन्य जो उपलब्धियां रही हैं वैभवशाली भारत में, उन उपलब्धियों के बारे में इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाले 3 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि अपनी क्रमबद्धता बनी रहेगी तो आराम से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज का अपना वीडियो है उपलब्धियों से रिलेटिव। पहला वीडियो अपन पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो में अपन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज का अपना ये दूसरा वीडियो है उपलब्धियों से रिलेटिव, जिनमें सिंधु सरस्वती सभ्यता इससे संबंधित सिंधु सरस्वती सभ्यता में कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं भारत की, उसके बारे में इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए 1856 में, कब? सन 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य वो चल रहा था। अभी सभ्यता कब मिली और इनमें क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। तो यह प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का काम चल रहा था, और उस समय क्या हुआ, लाइन पर रोडियां बनाने के लिए पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से अब जो रेलवे पटरी बिछाते हैं और उनके पास में जो रोडियां बनाते हैं उनको बनाने के लिए पत्थर की क्या हुई, कमी पड़ी। तो पास ही एक टीला था और टीलों से जो ईंटें निकालकर बिछाने लगे। अब उस टीले में से जो ईंटें थी उस ईंटों को निकाल करके क्या करने लगे, बिछाने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल हड़प्पा की भग्नावशेष निकाल रहे हैं। अब उन लोगों को क्या था, पता नहीं था कि ये एक महान सभ्यता है जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी गई, और उनके क्या निकाले, पूरा अवशेष। और ये जो उस समय इंजीनियर थे, जो लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको भी ये पता नहीं था कि उनके जो भग्ना अवशेष है उनको क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। ये उसमें पता नहीं था। बर्टन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। ये आप नोट कर लीजिएगा, किसके द्वारा दी गई, बर्टन बंधुओं द्वारा। कब दी गई? 1856 में। किसकी सूचना? हड़प्पा स्थल की सूचना वो 1856 में बर्टन बंधुओं द्वारा सरकार को दी गई। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 में। किसके नेतृत्व में? कनिंघम। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। 1904 ईस्वी में जॉन मार्शल को इस विभाग का क्या निदेशक है जो कि बनाया गया। 1904 में जॉन मार्शल को निदेशक बनाया गया। और 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल का उत्खनन है वो इन्होंने क्या किया। ठीक है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब किया? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी के द्वारा। फिर 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी आते और इन्होंने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। 1921 में तो हड़प्पा का पता लगाते हैं और 1922 में राखालदास बनर्जी है जो कि मोहनजोदड़ो का पता लगाते हैं। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई। हड़प्पा की खोज है वो सबसे पहले हुई, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है।
तो इनकी खोज है हड़प्पा स्थल की। हड़प्पा स्थल जो स्थान है उनके आधार पर इनका नाम क्या पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल थे जो किसके आसपास थे, सिंधु नदी उसके आसपास थे, और इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है या फिर कहा जाता था। प्रारंभ में इसे क्या कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। लेकिन अब जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार इस सभ्यता का महत्वपूर्ण सर्वाधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार पंजाब, देखिए भौगोलिक उसके बाद में सांस्कृतिक, सर्वाधिक विस्तार कहां था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। ये सरस्वती नदी घाटी है जो कि लुप्त है, कहां लुप्त है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। ये लुप्त संस्कृति सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र है। इसमें जो ये सभ्यता है उनके सर्वाधिक अवशेष भी मिलते हैं और इनका प्रभाव भी यहाँ पे क्या था, अधिक था, और यहाँ से जानकारी भी है वो अधिक मिलती है। अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया जाना उपयुक्त होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में, अब देखिए जो विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार, वैसे ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं, ज़्यादा भी खोजे गए होंगे उसके बाद में, किताब छपने के बाद में, तो उस डिटेल को एडिट करवा देंगे आपको। तो देखिए विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थानों में लगभग 917 स्थान कहाँ है, भारत में है, और 481 स्थान कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये भारत और पाकिस्तान में जो स्थान थे उसके बारे में, और 2 स्थान कहाँ है, अफगानिस्तान में है। इसका विस्तार पश्चिम से 1600 किलोमीटर, पश्चिम से कितना है 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक ये हो गया अपने 1400 किलोमीटर था। इसका विस्तार अफगानिस्तान, सोरतगोई व मुंडीगाग, उसके बाद में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सुत का गैडोर, सुत का खो और बालाकोट, उसके बाद में सिंध, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोटदीजी, जुदिर जोदड़ा, और उसके बाद में पंजाब में स्थान देख लीजिए, पाकिस्तान हड़प्पा, गंदेरीवाल, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर, और पंजाब में पुनः देख लीजिए आप, पंजाब जो कि रोपड़ और सगोल, हरियाणा में देख लीजिए बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हुलास, और गुजरात में रंगपुर, धौलापुर, प्रभास, पाटन और खंभात की खाड़ी, वो महाराष्ट्र में देमाबाद था। अब देखिए इनमें से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ये जो सारणी यहां दे रखी है, ये जो सारणी दे रखी है इनमें से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आप नोट कर लीजिए। पहला आप लिखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र है, इसमें लिखिए सोरतगोई व मुंडीगाग, ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान को। उसके बाद में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में देखिए सुत का गेंडोर और सुत का खो और बालाकोट, ये 3 कौन से स्थान हो गए, बलूचिस्तान के। उसके बाद में सिंध के कौन कौन से स्थान हुए, तो मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोटदीजी, जुदिर जोदड़ा, और उसके बाद में पंजाब में देखिए तो ये जो पाकिस्तान वाला भाग है उसमें देखिए हड़प्पा, गंदेरीवाल, रहमान डेरी और सरायखोला और जलीलपुर। उसके बाद में जो अपना पंजाब है उसमें देखिए रोपड़ और सगोल, और उसके बाद में हरियाणा में देखिए बनावली, मीताथल, राखीगढ़ी, और राजस्थान विशेषकर क्योंकि अपना जो आरबीएससी का कोर्स है तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वरीयता इनको भी दे सकते हैं, कालीबंगा और पीलीबंगा, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ये स्थल कहाँ है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, इसमें आलमगीरपुर और हुलास, और गुजरात का जो स्थान है स्थल है रंगपुर, धौलावीरा, प्रभास, पाटन, खंभात की खाड़ी, वो महाराष्ट्र का देखिए आप देमाबाद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो इन स्थलों के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सरस्वती नदी, सिंधु सरस्वती नदी के बारे में, सभ्यता के बारे में अपने पढ़ा था कि सिंधु और सरस्वती सभ्यता है, तो सरस्वती नदी है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता होगा कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ये सरस्वती नदी है, ये जमीन के अंदर बहती है, पता नहीं ऊपर तो बहती नहीं है, इनके ऊपर बहती होती तो इनके अवशेष कहाँ हैं, तो इसमें अध्ययन करेंगे अपन। देखिए सिंधु नदी वो उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में लगभग 40 बस्तियां रही है। कितनी बस्तियां रही है? 40। लगभग 2/3 बस्तियां वर्तमान लुप्त सरस्वती नदी क्षेत्र में थी। 2/3 बस्तियां कहाँ थी? वर्तमान में ये लुप्त सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहाँ है? ये राजस्थान, गुजरात,
हरियाणा, पंजाब इस क्षेत्र में लुप्त है। 250 बस्तियां सरस्वती नदी प्रवाह क्षेत्र से बाहर थी। सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच का क्षेत्र था। वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी। वैदिक साहित्य में इसे नदी तमे देवी तमे अम्बे तमे कहा है। पिछले वर्षों में विद्वानों ने हवाई व भू सर्वेक्षण से सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग को क्या किया, रेखांकित किया है। हवाई सर्वे करवाया था गवर्नमेंट ने। हवाई सर्वे करवाने के बाद में सरस्वती का जो नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या करवाया, रेखांकित करवाया कि ये कहां कहां से इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो है, और यहाँ ऐतिहासिक खोजें की जा सके, उत्खनन किया जा सके, सर्वेक्षण किया जा सके। क्योंकि हमेशा जो भी सभ्यता आप देख लीजिए, जो भी सभ्यता आपने भी नोट किया होगा कि जो भी सभ्यता विकसित हुई वो नदी के आसपास क्यों विकसित हुई है, प्रवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास क्यों विकसित हुई है। आपने पीछे भी पढ़ा था कि पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में धीरे धीरे मानव में समझ आई, सूझबूझता आई। सूझबूझता के बाद में मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया। पशुपालन के बाद में इन्होंने मानव ने क्या किया, खेती बाड़ी करना प्रारंभ किया। अब खेती बाड़ी करेंगे, स्थायी जीवन में क्या आया, स्थायित्व वो आया। तो जीवन में स्थायित्व मानव के आएगा तो उसकी जो आवश्यकता है वो भी बढ़ेगी। इसलिए खेती बाड़ी करने के लिए मानव के लिए किसकी आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। तो इसके लिए मानव कहाँ निर्भर हो गया, नदी के आसपास। उस पानी के माध्यम से उन्होंने खेती बाड़ी करना प्रारंभ किया। और भी नदी का, जैसे ही वो शिकार करने जाते थे या फिर जो भी व्यापार की दृष्टि से भी नदी का बहुत उपयोग होता था। इसलिए जो भी सभ्यता विकसित हुई है वो कहाँ हुई है, नदी के आसपास ही विकसित हुई है। नदी के आसपास वाला क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ होता है, वहां फसल भी अच्छी होती है। बहुत सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये सभ्यता है वो नदी के आसपास इर्द गिर्द है वो फली बड़ी हुई। और ये जो सरस्वती नदी है इसके बारे में भी काफी सर्वेक्षण हुआ और काफी जानकारी भी जुटाई गई और विद्वानों ने सर्वे भी किया। पिछले वर्षों में विद्वानों ने हवाई व भू सर्वेक्षण किया, सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या किया, रेखांकित करने का प्रयास किया उपग्रह से प्राप्त जल प्रवाह के चिन्हों से। अब देखिए जो उपग्रह से प्राप्त जल प्रवाह के चिन्ह, उपग्रह से जल प्रवाह के चिन्ह इन्होंने लिए। जैसे कि अपने चंद्रमा पे अपन देख लेते हैं उपग्रह से जो आपने दृश्य देखा होगा, आपने देखा होगा गड्ढों की वजह से कुछ चित्र बने हुए, वैसे ही अपने पृथ्वी पर भी इनके जो जल प्रवाह है उनका उपग्रह से क्या लिया गया, चित्र लिया गया। और ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से भूगर्भ से निकाले गए संभावित जल के अध्ययन से। अब देखिए जो भूगर्भ से निकाला गया जल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, अब इससे कैसे पता चलेगा, अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि जल की धारा होती है अनिश्चित दिशा की ओर बहती है। जल की धारा, अब ये जल की धारा एक ही दिशा में ड्रिलिंग में एक ही तरह का पानी आ रहा है, इसका मतलब कि इस क्षेत्र में इस सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था। पूरा ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का क्या था, अस्तित्व था। अब ऐतिहासिक दृष्टि से भी, पूरा ऐतिहासिक दृष्टि से भी, और उसके बाद में वैज्ञानिक दृष्टि या फिर वैज्ञानिक अध्ययनों से भी सिद्ध हो गया कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का अस्तित्व है जो कि यहाँ पे था। अब सरस्वती नदी का जो निकास है वो हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में माना पर्वत से था। अब जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं वहां से माना जाता है किसका, सरस्वती नदी का जो निकास स्थल है वो, ठीक है। आदि बद्री से समतल में उतरती थी और इसके बाद में कुरुक्षेत्र, सिरसा, झांसी, आग्राहया, हनुमानगढ़ और कालीबंगा में होती हुई अनूपगढ़ व सूरतगढ़ तक बहती थी। अनेक भागों में समुद्र में मिलती थी और एक शाखा प्रभास पटन में जाकर के सिंधु सागर में क्या थी, मिलती थी, और दूसरी शाखा सिंधु में प्रविष्ट होकर कच्छ के रण में समा जाती थी। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक थी। प्रसिद्ध पुराविद डॉक्टर वी.एस. वाणकर ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए अपने दल के साथ अभियान चलाया था। किसके द्वारा, डॉक्टर वी.एस. वाकणकर। इन्होंने जो सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र है उनको जानने के लिए अपने दल के साथ में क्या था, अभियान चलाया था। दोस्तों प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको
और तैयार रहना है। प्रत्येक लाइन से भी प्रश्न अपन बनाना चाहे तो बन रहा है। और 4000 किलोमीटर की यात्रा की और भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण वह मूल जल स्रोतों से पानी न मिलने से धीरे धीरे यह नदी क्या हो गई, लुप्त है, वो हो गई। अब सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, नगर नियोजन के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपने सामने ये अभी है, सिंधु स्थापत्य कला। सिंधु स्थापत्य कला निम्नात्मक प्रश्न यदि पूछा जाएगा इसी पार्ट में से तो इसे आप याद कर लेना। यदि पिछली बार भी पूछा गया है तो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सिंधु स्थापत्य कला, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जानकारी आपको पहले भी कुछ होगी, नहीं है तो अपन अच्छे तरीके से इसमें देख लेते हैं। देखिए सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। सुनियोजित नगर नियोजन, नगर नियोजन किसे कहते हैं, नगर किसे कहते हैं, शहर को कहते हैं, कस्बे को कहते हैं, नगर में आते हैं, ठीक है। जहां ज्यादा संख्या रहती है, पास पास में घर बने हुए होते हैं और एक से अधिक द्विमंजिला घर बने हुए होते हैं, जो वर्तमान समय में भी नगर है उस हिसाब से। अब इसका नियोजन कैसे होगा, नगर जो बसते हैं उनका नियोजन वर्तमान समय में इंजीनियर करता है कि इसकी सड़क ऐसे होनी चाहिए, इसका घर इस तरफ खुलना चाहिए, स्कूल यहाँ होने चाहिए, पार्क यहाँ होना चाहिए, मंदिर यहाँ होना चाहिए। इसी प्रकार पूरा नियोजित तरीके से क्या करते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं, उसके बाद में नगर है वो वहां बसता है, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु जो स्थापत्य कला है, इनके जो नगर नियोजन की व्यवस्था है उसके बारे में अपन देखेंगे। यहाँ कैसा नगर नियोजन था, किस प्रकार से यहाँ के शहर है वो, नगर है वो बसे हुए थे, और किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, और स्थापत्य कला है वो कैसी थी, किस प्रकार के दुर्ग और घर बने हुए थे, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो देखिए प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गड्डी और नीचे समतल पर नगर बसा, जो नगर है ये भाग था। अब देखिए मान लिया कोई भी एक ये साम्राज्य है, इस साम्राज्य में दो भाग हुआ करते थे। कितने भाग, दो भाग। अब दो भाग में मान लिया ये बीचों बीच में एक भाग है, यहाँ पे कोई पहाड़ी है, यहाँ पर कोई टीला है, इस टीले पर क्या है, ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ बीच में भी हो सकती है और दूसरी तरफ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, ऊंचाई ज्यादा है, और इस ऊंचाई वाले भाग पर क्या होता था, किला होता था, गड्डी होता था। क्या होता था, गड्डी। और इस गड्डी में कौन लोग रहते थे, राजा महाराजा लोग रहते थे। अब इसमें भी देखेंगे अपन कौन इस गड्डी में रहते थे। उसके बाद में ये ढलान वाला इस जो गड्डी वाला भाग है, इस गड्डी वाले भाग से जो ये वाला क्षेत्र है, आसपास वाला क्षेत्र, ये थोड़ा नीचे हुआ करता था। इस किले से क्या हुआ करता था, नीचे हुआ करता था। तो गड्डी और नीचे समतल पर नगर भाग होता था। ये तो हो गया गड्डी, और ये वाला भाग कौन सा हो गया, नगर। तो गड्डी और नगर दो भाग हुआ करते थे, और गढ़ में राजा, पुरोहित व अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास था। गढ़ में कौन कौन रहते थे, राजा और राजा के पुरोहित और अन्य जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, उन्हें सलाह देते थे। वर्तमान समय में आप मंत्रिमंडल ले सकते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। और उस समय उन राजा और उनके पुरोहित और उनके जो खास व्यक्ति थे, जो मंत्री कह सकते हैं आप, वो वहां रहते थे, उनका निवास स्थान था वहां, ठीक है। मोटी दीवार का प्रकोटा होता था, और प्रकोटे की दीवार काफी चौड़ी थी। अब देखिए जो गड्डी होता था, गड्डी जिसे किला आप कह सकते हैं, इस किले को चारों तरफ से बड़ी दीवार से घेरा हुआ होता था, इनके निवास स्थान को बड़ी दीवार से, परकोटे से, और नीचे समतल पर नगर बसा रहता था। और नीचे जो समतल वाला भाग हुआ करता था, यहाँ कौन बसे हुए थे, नगर बसा हुआ था। नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी। अब नगर में इस प्रकार से एक दूसरे पर काटते हुए, समकोण पर काटते हुए क्या बनी हुई थी, सड़कें, जो कि यहाँ व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी, जिसकी चौड़ाई 9 से 34 फीट थी। अब चौड़ाई देखिए, वर्तमान समय भी इतनी 34 फीट की सड़कों की जो चौड़ाई है वो नहीं मिलती है, आपको कम ही मिलती है। एक सड़क 34 फीट की मिली, जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा। 1 फीट है। देखिए आप अपने पास में स्रोत क्या है इनका, पुरातात्विक इनका उत्खनन किया, और उस उत्खनन में हमें जो मिला है, जो जानकारी मिली है, उसके बारे में अपन या फिर जो इतिहासकार है वो हमें अपन लोगों तक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो 9 फीट से लगा करके 34 फीट तक एक सड़क है जो कि 34 फीट की मिली है। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि कोई राजमार्ग हो सकता है।
गलियां 1 से 2.2 मीटर तक होती थी। कालीबंगा की सड़कें 1.8, 3.6 और 5.4 व 7.2 मीटर चौड़ी होती थी और बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 1:2:4 था। जो बड़ी ईंटें थी उनकी ईंटों का जो आकृति थी उनका अनुपात कैसा था? 1:2:4। सामान्यतः जो ईंटें हैं वो काम में ली गई थी 7.5 15 × 30 इंच की थी। 7.5 15 × 30 इस साइज की है जो कि ईंटें वहां वो प्रयुक्त की गई थी। यहाँ पे कुछ अदृश्य चित्र है जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखिए ईंटें 10 × 20 × 40 इंच की थी। नालियों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। जो नालियां होती थी उनकी पानी निकासी के लिए क्या थी? उचित व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से मिस्रवासी भी परिचित नहीं थे। पक्की ईंटों से जो मिस्रवासी थे वो भी परिचित नहीं थे। साधारणतः प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष। अब घर में क्या क्या होता था? तो 3 से 4 कमरे होते थे और एक स्नानागार, शौचालय, पाठशाला व कुआं होता था। स्नानागार और शौचालय, पाठशाला। ये स्नानागार आपकी हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और शौचालय भी हुआ करता था, पाठशाला भी हुआ करती थी। एक कुआं विशेष करके जरूर होता था क्योंकि इनके भी महत्वती आवश्यकता होती थी। मध्य में आंगन होता था और प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियों का जो कि है वो प्रबंध होता था। इतनी सुनियोजित शहर पहले देखिए उस समय स्थापित था। यह है नगर नियोजन मोहनजोदड़ो का। किसका? मोहनजोदड़ो का हो सकता है। अब आप इस नक्शे में समझ सकते हैं कि यह है गढ़ी। क्या है? गढ़ी। यहाँ पे राजा और उनके पुरोहित वगैरह वो रहते थे और इसके पास वाला क्षेत्र, इस गढ़ी के नीचे वाला क्षेत्र, ये भी भाग भी गढ़ी का ही है। इस गढ़ी के नीचे वाला क्षेत्र, वहां जो समतल वाला भाग है वहां कौन रहती थी? जनता रहती थी। सामान्य जनता है वो यहाँ रहती थी और यहाँ राजा महाराजा और उनके मंत्री संतरी वगैरह जो कि यहाँ पे रहते थे। जल निकास लोथल। अब इसमें एक नालियों का भी प्रश्न पूछा जाता है। ये नाली है, देखिए प्रत्येक घर से नाली निकलती है, प्रत्येक यहाँ नाली निकली, यहाँ एक मुख्य नाली है। यहाँ पे क्या है? एक मुख्य नाली है। अब इस नालियों की भी विशेषता देखिए आप। अब यहाँ से इस घर में से मान लिया पानी निकला, यहाँ से अपन मान लेते हैं, और वैसे इस चित्र में भी ऐसे ही है। इस घर में से इस नाली में से पानी निकला। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है? इस नाली पे मान सकते हैं या फिर इस नाली पे भी मान सकते हैं, या नाली के बीचों बीच क्या किया इन्होंने? कुएं के समान आकृति या फिर आयताकार आकृति में क्या बनाया इन्होंने? गड्ढा बनाया। गड्ढा बनाया जिनकी आप जो नाली है इसकी चौड़ाई से भी 2-3 गुना इनकी गहराई में देख सकते हैं। गड्ढा बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा? जो मुख्य नाली है उसकी बात कर रहा हूं। मुख्य नाली में इन्होंने गड्ढा बना दिया ऐसे, मतलब एक कुएं के समान, गोलाकार भी कह सकते हैं और आयताकार भी कह सकते हैं। यहां गहराई में इन्होंने एक कुआं बना दिया। अब इस कुएं का क्या फायदा है? ये 4 फीट 5 फीट भी कह सकते हैं अपन। अब यहां से कोई घर का पानी जाएगा, यहां से घर का पानी जाएगा तब इस गड्ढे के ऊपर जाएगा। और पानी के साथ में दोस्तों क्या होता है? अपने घर का भी अपन देख सकते हैं कि पानी के साथ में कभी कभार क्या होता है? कोई कचरा भी चला जाता है, कचरा भी चला जाता है, या फिर बीच में कोई कचरा नाली में पड़ा है तो वो भी चला जाता है। तो वो कचरा क्या होगा? इस गड्ढे में जाएगा तो पानी तो ऊपर से चला जाएगा और कचरा है जो कि भारी होगा इस गड्ढे के अंदर है वो गिर जाएगा। और फिर समय समय पर क्या होता था? इस गड्ढे की सफाई की जाती थी और इस गड्ढे में जितना भी कचरा इकट्ठा हुआ करता था उस कचरे को बाहर निकाल दिया जाता था। तो इतनी सुनियोजित तरीके से कितने इन्होंने वास्तुशिल्प का दिमाग लगाया है कि उस समय भी इन्होंने इतने शानदार तरीके से अपने शहर को नियोजित किया है। तो ये उपलब्धियां भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए कुआं, नाले और स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की जो है उसके बारे में दे रखा है। जो कुआं, नाले और स्नानागार यहाँ पे बना हुआ है, ये कुआं और उसके बाद में इनके पास में स्नानागार और हड़प्पा सभ्यता है, इससे संबंधित है। प्राचीन सभ्यताओं में देखिए जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, जल निकास की जितनी व्यवस्था सिंधु घाटी
सभ्यता में थी उतनी विश्व में कहीं नहीं मिलती है, उतनी विश्व में कहीं नहीं मिलती है। देखिए जो जल निकास की व्यवस्था है जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी, इतनी व्यवस्था वो अन्य किसी सभ्यताओं में क्या होती है, नहीं मिलती है। घरों के पानी की निकास नालियों से होता था। अब देखिए जो घरों का पानी है उसका निकास किससे होता था, नालियों से होता था, ठीक है। नालियां गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी, नालियां गंदे पानी को कहां पहुंचाती थी, नगर से है वो बाहर है वो पहुंचाती थी। बड़ी नालियां ढकी हुई थी और नालियों को जोड़ने वो प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग करते थे। अब देखिए जो बड़ी बड़ी नालियां होती थी उसको क्या करते थे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक सुनियोजित शहर था, ये नगर था। नालियां गंदे पानी को नगर से बाहर पहुंचाती थी और बड़ी नाली है वो क्या होती थी, ढकी हुई होती थी पट्टियों के माध्यम से, और नालियों को जोड़ने वो प्लास्टर में जिप्सम व चूने का प्रयोग किया जाता था। नालियों को जोड़ने के लिए किसका, प्लास्टर या जिप्सम का प्रयोग है वो किया जाता था। सड़कों की नालियों में मेन होल तरमुखे भी मिले, मेन होल तरमुखे भी मिले। नालियों के बीचों बीच में चैम्बर सोस गर्त भी मिले हैं, जिनकी सहायता से कूड़ा करकट है वो निकाल दिया जाता था। ये मैंने बताया था, सोस गर्त चैम्बर, जिन्हें नालियों के बीच में गड्ढा बना करके बना दिया जाता था, और जो भारी कचरा है जो कि क्या होता था, इसके अंदर है वो गिर जाता था और फिर बाद में है वो निकाल लिया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपने नालियों के संबंध में। सोस गर्त जो कि नाली के बीचों बीच में बना हुआ होता था, और उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा समझा। यहाँ पे सिंधु सरस्वती स्थित धोलावीरा कितना सुनियोजित तरीके से बसा हुआ है। और उसके बाद में पास में आप देखिए ये रथ की आकृति देवामाबाद, जो कि महाराष्ट्र में अपने पढ़ा था कि देवामाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में। यदि अपने इस मौका मिला तो इस क्लास में भी अपन पढ़ लेंगे हड़प्पा सभ्यता में भी। अब यहाँ पे स्थल देखिए, लोथल का विशाल गोदीवाड़ा, ये विशाल गोदीवाड़ा और विशाल सनानगर मोहनजोदड़ो में, ये चित्र दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें भी अच्छे तरीके से समझा रखा है। अब ये सनानगार क्या थे और कितने व्यवस्थित तरीके से थे, इसके बारे में भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए विशाल सनानगार, विशाल सनानगार में देखिए मोहनजोदड़ो का ये महत्वपूर्ण भवन है। क्या, सनानगार। सबसे ज्यादा इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए 39, 23 और 8 फीट है इसकी जो आकार है, कितना, 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट। इसमें ईंटों की सीढ़ियां हैं, और इसकी जो सीढ़ियां बनी हुई किसकी, ईंटों की है, और तीन तरफ बरामदे और फर्श व दीवारों पर ईंटों का प्रयोग हुआ है। और पास ही में एक कुएं के भी अवशेष मिले जो जल का स्रोत था। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार भी बने हुए, उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार है जो कि बने हुए हैं। विशाल अन्नागार, अब बड़े बड़े अन्नागार पे भंडारण भी होता था। हो सकता है किलेबंदी हो जाए तो जनता को खिलाने के लिए, जनता के लिए अन्न का भंडार भी करना जरूरी था। तो विशाल अन्नागार, जो अन्नागार है जो कि हमें प्राप्त होते हैं इनके जो अवशेष है उनमें से। तो विशाल अन्नागार के जो अवशेष है हमें प्राप्त हुए हैं, और मोहनजोदड़ो का अन्नागार है जो कि 45.71 इंटू 15.23 मीटर का है। कितने का, 45 इंटू 71 और 15 इंटू 23 मीटर का। दो खंडों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल 55 इंटू 43 मीटर, जो पानी से बचा हुए तो ऊंचे चबूतरे पर बने हुए। प्रत्येक खंड में 6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष हैं। दोनों के मध्य 23 फीट की दूरी है।
इसका प्रयोग द्वार रावी की ओर से था और ऐसे अनागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी मिले। ये समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया कह सकते हैं अपन, और क्योंकि इसी मेसोपोटामिया में जो अवशेष मिले वही अवशेष अपने हड़प्पा सभ्यता में भी मिले हैं। जो मर्तबांड वहां थी वही मर्तबांड यही थे। तो मर्तबांड संस्कृति में भी अपन कह सकते हैं कि उस समय जो थे वही इस समय इस हड़प्पा सभ्यता में भी थे। उसके बाद में अगला है अपना विशाल जलाशय व स्टेडियम। विशाल जलाशय व स्टेडियम धोलावीरा के उत्खनन से 16 छोटे बड़े जलाशय प्राप्त हुए हैं। देखिए इतनी सुनियोजित कॉलोनी पहली बार उस समय अंदाजा लगा सकते हैं आप। जलाशय और स्टेडियम खेल का भी विशेष ध्यान रखते थे, तो जिनसे हमें तत्कालीन जल संग्रहण व्यवस्था की जानकारी होती है। और दुर्ग के दक्षिण में शिला को काट करके 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर का जलाशय प्रमुख उदाहरण है। तो इतने सुव्यवस्थित जलाशय, और जलाशय के बाद में अपना हो गया अनानागर, अनानागर के बाद में सनानागर। ये सभी व्यवस्थित तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें बने हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल उत्कीर्णित जलाशय और धोलावीरा और जुता हुआ खेत कालीबंगा। ये जुता हुआ खेत कालीबंगा, इनसे संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा धोलावीरा से विशाल स्टेडियम के प्रमाण भी मिले हैं। स्टेडियम के प्रमाण कहां से मिले हमें? धोलावीरा से। इसका स्टेडियम का आकार आप देख लीजिए 283 इंटू 45 मीटर है। स्टेडियम के चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए हैं और समारोह स्थल दुर्ग की प्राचीर से जुड़ा हुआ है। समारोह स्थल है वो दुर्ग की प्राचीर से है वो जुड़ा हुआ है। इसकी चौड़ाई 12 मीटर है। अब देखिए विशाल गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा क्या है? तो लोथल से पक्की ईंटों का एक ढांचा मिला है, जो जिसे पुराविद एस राव ने गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड बंदरगाह या महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में पहचाना है। और इसकी औसत आकार है 214 इंटू 36 मीटर और वर्तमान में इसकी गहराई है 3.3 मीटर। वर्तमान में इसकी गहराई कितनी है? 3.3 मीटर है। उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते थे, और प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा था, जिससे गोदी में पानी आता था। और राव लिखते हैं कि लोथल की गोदी फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित एवं प्राचीन थी। ये विद्वान लिखते हैं कि यहाँ की गोदियां कई अधिक है, जो कि प्राचीनतम और विकसित थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल का डाकयार्ड वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डाकयार्ड से भी बड़ा था। देख लीजिए वर्तमान में जो विशाखापट्टनम में डाकयार्ड बना उससे भी ये लोथल का डाकयार्ड है वो बड़ा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वर्तमान में विशाखापट्टनम का जो डाकयार्ड है इससे भी लोथल का डाकयार्ड है जो कि बड़ा था। तो कितना सुनियोजित शहर है या नगर है वो स्थापित था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं। अब इन सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान, और उसके बाद में इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि अपनी आज बोरिंग क्लास है काफ़ी, क्योंकि इतिहास विषय में मैंने कल भी बताया था कि बोरिंग क्लास होती हैं, तो इन्हें आपको पढ़ना ही है, इसी तरीके से पढ़ना है, और जो तथ्य हैं उन्हें याद करना है। तथ्य इनको क्रमबद्ध रूप से क्या करना है? याद करना है। अपनी परिभाषा भी ये रही कि क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना है। आज की क्लास अपनी इतनी ही। कल अपन ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता को लेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन आर्थिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़ा नहीं तो छोटा क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसलिए इस क्लास को अपन छोटा ही यहाँ तक ही सीमित करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कम ही वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो कम लोगों को ही इस वीडियो की आवश्यकता है और कम मेंबर ही जुड़ रहे हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन लगाओ उन्हें भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मुझे जितना समय मिला उस समय में वीडियो डालूंगा चैनल पे,
तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।